हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2021 का हम कोर्स शुरू कर रहे हैं। उसके पहले हर बार हम एक डालते हैं वीडियो, ये पोर्टल पर भी अवेलेबल रहेगा अगर आपने कोर्स एनरोल किया है, एंड ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहता है, क्योंकि इसमें हम कुछ ब्रॉडर एजेंडा सेट करते हैं सभी बच्चों के लिए कि कैसे सिलेबस को फॉलो करें। थोड़ा सा बदलाव किया, लास्ट टाइम इसको हमने कोर्स लॉन्च के पहले चलाया था इस पर्टिकुलर सिलेबस वाले वीडियो को। ये शेड्यूल का पार्ट है, डे 1 है, एंड लेकिन ये यूट्यूब पर बहुत से बच्चे जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं बनते उनके लिए भी ये वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें हम बात क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले कि सिलेबस को जानना एक और बात है, अप्लाई करना कुछ और बात है। तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इस वीडियो में समझाने की ट्राई करूंगा कि कैसे हम यूपीएससी के सिलेबस को, करंट अफेयर्स को निकाल कर लाएं और अपने सिलेबस के साथ जोड़ें एंड मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जैसे आपने अगर बिल्कुल अभी नया शुरू किया तो आपको बताना ज़रूरी है कि इसमें 4 स्टेजेस रहती हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स, हम MCQ बेस्ड ये पेपर रहता है, फिर उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो मेंस लिखते हैं, क्वालिफाई करेंगे, उसमें जो इंटरव्यू देने जाएंगे, एंड देन फाइनल लिस्ट बनेगी एंड आप अफसर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तो टेंटेटिवली अगर आपको थोड़ा आइडिया रहे कि कितने बच्चे कहाँ पर अपेयर होते हैं, तो अभी जैसे लेटेस्ट हमारे पास जो डेटा है वो 800, जब लास्ट टाइम जो पोस्ट थी तो उसी के हिसाब से है कि 800 पोस्ट्स के हिसाब से कि कितने बच्चे कहाँ बैठे। तो प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख के आसपास, जो 12 लाख के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया, 4 से 5 लाख जो लोग पेपर देने आए, एंड देन जो मेंस, इसमें कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? 10,000। दोस्तों इमेजिन 5 लाख में से 10,000, दैट मीन्स 4,90,000 का नहीं हुआ, 2% लोगों का अप्रॉक्सीमेटली क्रैक होता है। 9800 के आसपास ही नंबर था। एंड देन दोस्तों इन 10,000 में से फर्दर जो इंटरव्यू की कॉल आई 1960, 2,000 लोगों को। ठीक है, एंड जो फाइनल लिस्ट बनी 800 लोगों की। तो गेटिंग इट कि काफ़ी कंपेटिटिव है हर एक स्टेज में, सबसे ज़्यादा। लेकिन जो बच्चे हट जाते हैं, जो छट जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? प्री से मेंस की तरफ। प्री हमारा अगेन MCQ बेस्ड है, मेंस हमें आंसर लिखने पड़ते हैं हाथों से। ठीक है, अब अगेन जो मेंस का सिलेबस भी ज़्यादा है, मेंस का सिलेबस भी थोड़ा ब्रॉड है। मेंस के सिलेबस को थोड़ा कट डाउन कर देते हैं, कुछ टॉपिक्स हटा देते हैं, तो प्री के सिलेबस में पहुंच जाते हैं। MCQ अटेम्प्ट करते हैं, प्री के बाद वो शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको मेंस के पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, जो एग्जाम के स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहले इसलिए मेंस की बात शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो इनिशियली याद नहीं होता कि ये सिलेबस में क्या पार्ट है क्या नहीं, लेकिन हर बंदा आपको मिलेगा जो भी टॉपर है, कोई भी सिलेबस पर बहुत ज़्यादा वो महत्व देगा। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि सिलेबस को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना, कि किस तरह से हम एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अगर देखें तो हमें पता लगेगा कि सिलेबस में कौन सी चीज़ कहाँ लग रही है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि 250 मार्क्स के हमें 7 पेपर्स हैं जिसमें हमारे मार्क्स हमें दिए जाएंगे, एंड उन मार्क्स के हिसाब से हमें पता लगेगा कि हमारा मेंस क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे का पेपर है सबसे पहले, जिसमें अभी तक जो पैटर्न चल रहा है, मैं आपको अभी के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। यूपीएससी के पास पावर है, वो कभी भी बदल सकता है, लेकिन जनरली ये ट्रेंड फॉलो होता आ रहा है, तो ये हम मान सकते हैं कि यही फॉलो होगा। तो ऐसे में दोस्तों हमसे 2 ऐसे लिखवाए जाते हैं 125 नंबर के। इसलिए आप इमेजिन कीजिए 2 आंसर लिखकर 250 मार्क्स मिलने का पोटेंशियल रहता है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं एस्से को प्लीज नजरअंदाज मत कीजिए। जिसने नजरअंदाज किया रैंक निकालना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल ही तो मुश्किल हुई, रैंक भी और मुश्किल हो गया। ठीक है, इसलिए एस्से को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। एक तरीके से लिखने ना, हमने लंबे आंसर है, हमारे 1000 वर्ड्स के आंसर हैं वो, एक आंसर, तो ऐसे 2 आंसर लिखने एस्से में 250 मार्क्स। ठीक है, देन GS1 में आप पढ़ेंगे, GS1 में अगर आप देखें तो GS1 में हिस्ट्री की बात करेंगे हम। ठीक है, एंड देन ज्योग्राफी जो एंड सोसाइटी। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ब्रॉडर देखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। GS2 देखें आप, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस की बात करेंगे, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, 2 ब्रॉडर टॉपिक है, जो पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। GS3 जो सबसे पहले वैसे देखिए शुरुआत इकोनॉमी से हो जाती है। इकोनॉमी है एक बहुत बड़ा टॉपिक इसका, एंड देन इकोनॉमी में हम एग्रीकल्चर वगैरह भी जान लेंगे, एंड देन उसके बाद साइंस एंड टेक की बात हो जाती है, देन एनवायरनमेंट आ जाता है, एंड हमारा सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ जाता है। देन दोस्तों उसके बाद GS4 है, जिसको एथिक्स का पेपर भी कहा जाता है, एंड देन ये सभी 250 मार्क्स के 4 पेपर, 1000 मार्क्स की GS, 250 मार्क्स का एस्से, एंड ऑप्शनल के हमारे पेपर 1, पेपर 2, 250, टोटल 1750 मार्क्स का हमारा टोटल मेंस रहता है, जिसमें से नंबर आएंगे। अगर आप हुए टॉप 2000 कैंडिडेट्स में तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, अगर नहीं हुए तो अगले साल ट्राई करना पड़ेगा हमें। ठीक है दोस्तों, तो गेटिंग इट्स वेरी कंपेरेटिव। ये कंपेरेटिव और ज़्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि प्री के बाद जो एकदम क्रीम वाले जो टॉप लोग आके जो कॉम्पीट कर रहे हैं, प्री में दोस्तों बहुत से अच्छे बच्चे रह जाते हैं। तो इसीलिए आप इमेजिन कीजिए मेंस का कंपटीशन में आप जब मुकाबला कर रहे हैं तो बिल्कुल खतरनाक टॉप खिलाड़ियों से वो मुकाबला हो रहा है। इसलिए अपनी गेम पहले से ही अप करके रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अंत में जाके हम कुछ अपना नया चमत्कार दिखाएं। ठीक है, तो इसीलिए हम पूरा साल भर सबसे पहले मेंस की तैयारी करते हैं। ओके,
तो दोस्तों लेकिन मेंस में 2 पेपर और भी होते हैं, टोटल 9 एग्जाम्स कहते हैं, 7 के तो मार्क्स ऐड होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है ना, 1750 मार्क्स, 2 पेपर और भी रहते हैं। तो यूपीएससी से ही अगर हम देखें तो इंडियन लैंग्वेज का और एक इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी एंड पंजाबी और अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज भी, आपको वो 250 मार्क्स का पेपर ही है, उसमें क्वालिफाई होना है, अप्रॉक्सीमेटली 90 से 100 मार्क्स लेने होते हैं, आराम से आ जाते हैं, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। लास्ट के 1-2 दिन आप वहाँ पर दिमाग लगाओ, पेपर का प्रीवियस पेपर का पैटर्न देखो आराम से। इसमें जनरली अगर आपको लेट्स से हिंदी लिखनी ही नहीं आती तो चांसेस खराब हो जाते हैं। अगर लिखनी आती है, एक दिन पहले कोई हिंदी का अखबार उठा के हम पढ़ सकते हैं, आराम से हम इसको क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। हम हिंदी अगर आप रहते हैं या पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी, अगर आप केरला में रहते हैं तो मलयालम, है ना, तो गेटिंग इट, तो आप रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट कीजिए, आराम से क्रैक हो जाता है। इसमें दिमाग लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, टेंशन की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके देन दोस्तों, थोड़ा अब मेंस के सिलेबस में जो 7 एग्जाम है उसमें डिटेल में चलते हैं। एसए को मैं यहाँ पे हटाकर, क्योंकि एसए में 2 टॉपिक्स आएंगे, 2 ब्रॉडर टॉपिक्स हैं, सर ने वीडियोस डाले हैं बहुत सारे, आप उसको देख सकते हैं, रिसेंटली ही काफ़ी वीडियोस पोस्ट किए हैं एसए के बारे में, आप उनको और जान सकते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले GS1 दोस्तों, GS1 में आपको मैंने बताया कि हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, 3 ब्रॉडर पेपर। तो हिस्ट्री में हमको सिर्फ और सिर्फ अपना इतिहास नहीं जानना दोस्तों, हिंदुस्तान का इतिहास नहीं, थोड़ी सी दुनिया का इतिहास भी और अपने आज़ादी के बाद का इतिहास भी, कि हम जैसे आज़ाद हुए उसके बाद भी क्या हुआ। देन दोस्तों हम इंडियन सोसाइटी के बारे में जानते हैं, काफ़ी कुछ टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए। देन दुनिया की ज्योग्राफी, जैसे क्या दुनिया में वेरियस फिनोमेना चल रहे हैं एक्सेट्रा, एंड दुनिया में उसके बाद हम जानने के बाद हम आपको बताऊंगा किस तरह से करंट अफेयर्स भी यहाँ पर सभी में शामिल हो जाते हैं। देन दोस्तों GS2 आता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी आप पढ़ेंगे, उसके वहाँ पे एप्लीकेशन आपसे पूछी जाएगी। देन गवर्नेंस के वेरियस इश्यूज हैं, वेलफेयर स्कीम सरकार लाती रहती हैं, वेरियस पॉवर्टी, हंगर एटसेट्रा, है ना, तो आप देखेंगे ओवरलैप भी है, पॉवर्टी, हंगर अगर आप एटसेट्रा देखें तो ये हमें पेपर 1 में नज़र भी आता है GS1 में, पॉवर्टी, हंगर आप देखें तो आपको पेपर 2 में नज़र भी आता है। तो ग्रेजुअली, लेकिन इनकी थीम पूछने की स्कीम, जैसे स्कीम्स के बारे में पूछेंगे GS2 में पूछेंगे, अगर पॉवर्टी, हंगर के बारे में अगर जब पूछ तो कहीं भी सकते हैं, वैसे यूपीएससी कहीं ना कहीं जोड़कर सवाल बना ही देगा, मैं आपको वही एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाऊंगा। एंड देन इंटरनेशनल रिलेशन में जनरली वो वाला इंटरनेशनल रिलेशन जहाँ पर इंडिया इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, देन GS3 में सबसे पहले इकोनॉमी से शुरुआत हो जाएगी, इकोनॉमी की बात होगी, इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, सब कुछ, साइंस एंड टेक एक्सेट्रा की बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे, 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। सिक्योरिटी इशूज़, यहाँ पर कम से कम 75 मार्क्स का एग्जाम हमें देखने को मिलता है 250 में से। एंड देन उसमें सिक्योरिटी इशू के बाद हमें कुछ एनवायरमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी 1 या 2 सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हमें 75 to 100 मार्क्स सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट से ही मिल जाता है, एंड 125 के आसपास हमें इको से मिल जाता है, एंड 25 मार्क्स के आसपास साइंस एंड टेक से, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी डाइवर्स है GS3, अगेन सभी पेपर डाइवर्स हैं, GS1, 2, 3, है ना। तो एंड उसके बाद एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, एथिक्स का पूरा पेपर, अगर आप इसको हमने जैसे अपने कोर्स में भी कवर किया है, यूट्यूब पे भी कवर किया हुआ है, आप देखेंगे एथिक्स के पेपर को हम ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे जो पहला पेपर है थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वाला एस्पेक्ट है, देन थोड़ा सा साइकोलॉजी से बोरो करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड देन थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ठीक है, तो आप समझ रहे हैं बात ये वाला, जो ये शुरू वाला जो टॉपिक्स हैं थोड़ा पॉल साइंस वगैरह से जो निकालते हैं, देन साइकोलॉजी से निकालते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स, एंड देन केस स्टडीज, जो एप्लीकेशन है, आपको अफसर बनाकर आपसे बात पूछेंगे कि ऐसे केस में क्या करें, ठीक है। तो ये ब्रॉडर GS1, 2, 3, 4 का आइडिया मिला आपको कुछ, ओके। तो लेकिन अभी ऐसे मैं उम्मीद करूं कि डे 1 पर ही आपको पूरा सिलेबस याद हो गया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इसलिए वक्त लगता है याद होने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये अपने सिलेबस को याद ना करें, आप इसको अप्लाई करें, ठीक है। अगर आप पेपर में इसको अप्लाई करना अगर आपको आ गया अपने सिलेबस को करंट अफेयर्स के हिसाब से, तो उस जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एक इतना ब्रॉड टॉपिक है, आप इसको जो जनरली अगर आपको क्लासीफाई करना हो, बिल्कुल इसके अगर हम बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम देखें तो हमें लगता है ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक है। लेकिन जब हम इसको अप्लाई करने पे आते हैं, जैसे यूपीएससी इतने डाइवर्स तरह से सवाल पूछता है, तो क्लाइमेट चेंज में कैसे कैसे कहाँ सवाल पूछ सकता है, अकॉर्डिंगली हमें उसी की तरह से हमें इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी होगी अपने सिलेबस के हिसाब से। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं GS1 में देखूं तो दोस्तों GS1 में सोशल इश्यूज में क्लाइमेट चेंज हमें नजर आएगा कि किस तरह से इनइक्वालिटी को फैला सकता है, वो जो गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, अर्बनाइजेशन जो को ये इम्पैक्ट कर सकता है क्लाइमेट चेंज, है ना, बाढ़ें आएंगी, जब बहुत सारे तूफान आएंगे, माइग्रेशन हो सकती है, रिवर्स माइग्रेशन हो सकती है, लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़े। ज्योग्राफी में बहुत सारे जैसे ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज हैं, जैसे हवा पानी खराब हो रही है, मानसून का इम्पैक्ट है, यूपीएससी अनंत बार पूछ चुका है क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सवाल लगता है, लेकिन पूछना शुरू हो गया ज्योग्राफी में, फीडबैक
इफेक्ट आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी ग्रेजुअली आपको पता लगेगा फीडबैक इफेक्ट क्या होता है कि कैसे एक चीज दूसरी चीज को इंपैक्ट कर रही है, ठीक है। देन GS2 में देखें गवर्नेंस में दोस्तों आपको देखिएगा कि क्लाइमेट चेंज कैसे हमारी पॉलिसी मेकिंग को इंपैक्ट करता है, कैसे अब हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं जो वेरियस स्कीम्स के लिए, जो क्लाइमेट चेंज के लिए। पॉवर्टी एलिवेशन हमें अलग तरह से इमेजिन करनी पड़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज इंड्यूस पॉवर्टी भी हो सकती है अब, तो उसका क्या इंपैक्ट रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्तों अगर आप बात करें तो कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए काम कर रही हैं, हिंदुस्तान ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें बनाई, इसके बारे में बात हो सकती है ना। तो जैसे इंडिया ने और फ्रांस के साथ मिलकर हमने सोलर अलायंस बनाया एटसेट्रा, है ना। तो गेटिंग इट, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही हैं। एंड देन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हो रही है, इंडिया में पैसा आ रहा है बहुत सारा, तो कैसे उस पैसे से क्या इंपैक्ट होता है, क्लाइमेट चेंज रुकेगा या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश है। तो देन नॉर्थ साउथ डिबेट कि अमीर गरीब की, अमीरों ने तो अब अपना सब कुछ डेवलपमेंट कर लिया, क्या अब गरीबों का हक नहीं है कि थोड़ा सा फ्यूल जलाएं, और जैसे गरीब कंट्री है इंडिया या फिर लेट्स से चाइना, हम अपना फ्यूल जलाकर अकॉर्डिंगली अपने आप को डेवलप करें, बाद में देख लेंगे क्लाइमेट चेंज जो भी होगा, अपने तो सब कुछ कर दिया। तो ये नॉर्थ साउथ डिबेट इसको कहते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद GS3 में इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऐसे बनाना होगा जो क्लाइमेट चेंज को सह सके। एनर्जी कैसे हमारी चेंज हो रही है, एनर्जी की कंजम्पशन, क्या हमें ऑयल को कम करना चाहिए, हम ऑयल बाहर से बहुत सारा मंगवाते हैं, क्लाइमेट चेंज को भी कॉज करते हैं, देश की पॉकेट पर भी भारी पड़ता है, तो हमें कैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, है ना, गेटिंग इट। तो एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी पे क्या इंपैक्ट चल रहा है। देन GS4 में देखो CBDR का, CBDR आप सर्च कीजिए, अब ये जैसे आपने शुरू नहीं किया तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही एथिक्स है कि जो गरीब कंट्रीज कहती हैं कि सर हमारा टाइम है डेवलप करने का, हम तो तेल जलाकर अपने आप को डेवलप करेंगे, तो आप हमें मत रोकिए, है ना। अमीर कंट्रीज मिलकर कह रही नहीं 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 प्लीज मत कीजिए, सारे जो पोलर आइस पिघल जाएगी, कहेंगे आप ही ने सबको जलाया है, हम तो जलाया ही नहीं, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में आई है क्लाइमेट चेंज के कारण, आप ही के कारण आई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है, लेकिन आपकी थोड़ी ज्यादा, हमारी थोड़ी कम, ठीक है। तो इसके एथिक्स की बात हो सकती है, ये यूपीएससी सवाल ऐसे इसके इस पे जुड़े हुए सवाल पूछ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। एंड देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या प्राइवेट कंपनीज की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किस तरह से अपने पूरी प्रैक्टिसेस को ऐसे अलाइन करें कि क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, गेटिंग इट। कि अब यहाँ पर आपने ना जो मैं आपको टॉपिक बताया क्लाइमेट चेंज, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सिलेबस भी समझ आना शुरू हुआ कि सिलेबस क्या क्या है। अच्छा सोशल इशूज है कुछ, अच्छा ज्योग्राफी भी है कुछ है, ऑल राइट। GS1 में हिस्ट्री भी चलो कुछ थी, GS2 में गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है, 3 में इकोनॉमी इन्वायरमेंट सिक्योरिटी इशूज कहीं ना कहीं दिखेगा, एंड 4 में एथिक्स की बात हो रही है, डिटेल में जाके कुछ देखना पड़ेगा, ओके। एंड देन एक और एग्जांपल दोस्तों करते हैं, चलो स्पेस, ठीक है। स्पेस का एग्जांपल बहुत ही जेनरिक मैं टॉपिक्स उठा रहा हूँ ताकि आपको पता भी चले कि चीज़ें कितनी डाइवर्स तरह से पूछी जा सकती हैं, सिलेबस को कैसे कैसे इंपैक्ट करती हैं, एंड सबसे बड़ी बात हमें सिलेबस समझ आना शुरू हो जाएगा, ओके। जैसे ऑन द फेस ऑफ इट हमें लगता है स्पेस सबसे पहले ही साइंस एंड टेक का टॉपिक है, और क्या पूछेंगे हमसे कि PSLV GSLV के बारे में बता दो दोस्तों, लेकिन हमको ये लिंक करके पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि स्पेस में जैसे सोशल इशूज़ की बात करें कि कैसे हमें क्या गरीबी हटानी चाहिए, या हमें जो बड़े बड़े जो हम ये जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, चंद्रयान या फिर सूर्य में जा रहा है हमारा आदित्य, तो क्या हमें ये प्रोजेक्ट चलाने चाहिए या हमें गरीबी पे हटाने पैसा लगाना चाहिए। तो ये सवाल पूछे जा चुके हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर लगाएं या फिर स्पेस को करें कि किस तरह से गरीबी हटाने में हमारे स्पेस प्रोग्राम मदद करते हैं भी नहीं करते हैं, ये यूपीएससी से पूछ चुके हैं। स्मार्ट सिटीज़ दोस्तों, स्मार्ट सिटीज़ का प्रोजेक्ट है, एक बार 2016 में तो ये सवाल GS1 2 3 तीनों में ही आया था, स्मार्ट सिटी वाला जो क्वेश्चन डिफरेंट तरह से, कि किस तरह से स्पेस को हम जो टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके सिटीज़ को डिकॉन्जेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम बेटर हम और जो अपने आसपास के अर्बन इलाकों को बना सकते हैं कि हमारे अर्बन इलाके जो साफ सफाई भी हो जाए और जो डिजीजेज भी ना कॉज हो, गरीब लोगों को जो साफ पानी मिलना शुरू हो जाए, गेटिंग इट। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड देन ज्योग्राफी में देखें दोस्तों, रिसोर्स मैपिंग, आपको ये पूछते हैं ये सवाल कि कहाँ पर आयरन मिलता है, कहाँ कोल मिलता है, तो दोस्तों रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स हैं वो बता सकती हैं कहाँ रिसोर्स मिल रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम दोस्तों, सुनामी, साइक्लोन, ये सभी स्पेस में हमारी सैटेलाइट्स हैं, वही बता रही हैं हमें, एंड कितने लोगों की जान बचा देते हैं। एंड देन GS2 में गवर्नेंस में आप गवर्नेंस, जितनी भी सरकारी स्कीम्स एप्लीकेशन है स्पेस में सैटेलाइट्स के थ्रू चलेंगी, वो कैसे इंपैक्ट है। आपको सवाल अगर पूछ लें कि स्पेस में हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो हमारी देश की गवर्नेंस को कैसे रिफॉर्म करेगा, कैसे बेटर करेगा, आपको सोचना पड़ेगा इसमें ऑन द स्पॉट। तो इसीलिए आप इमेजिन करते चलिए। एंड हेल्थ एजुकेशन से भी ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्मामेंट ऑफ स्पेस। अभी रिसेंटली चीन ने सैटेलाइट को मार गिराने वाली एक मिसाइल चलाई, बदले में इंडिया को भी 1 साल के भीतर वो मिसाइल डेवलप करनी पड़ी, जिसको हम ASAT बोलते हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, तो वो इंडिया ने बनाई। तो क्या ये सही है आर्मामेंट ऑफ स्पेस की। एंड देन उसके बाद स्पेस डिप्लोमेसी, इंडिया ने बोला कि हम अपने आसपास के देशों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, सार्क देशों के लिए, छोटे हम गरीब कंट्री आसपास, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कलेक्टिवली कुछ बनाएं इनके लिए सैटेलाइट, इंडिया वो डिप्लोमेसी कर रहा है। देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो जॉइंटली कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, ऐसे तो है ना, उनके बारे में IR में हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। सार्क सैटेलाइट तो चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, लेकिन कहाँ से निकला वो? स्पेस से, ठीक है। देन इकोनॉमी दोस्तों, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि कैसे हम अपने देश के रिसोर्सेज को बेटर यूज करें, क्रॉपिंग पैटर्न हमें टॉपिक का जानना है, टेक्नोलॉजी मिशंस, लैंड रिफॉर्म्स। दोस्तों लैंड रिफॉर्म्स तो एक ऐसा टॉपिक है जो आए दिन हर बार नई तरह से पूछते हैं। लैंड रिफॉर्म्स दोस्तों स्पेस की मदद से, हम सैटेलाइट की मदद से हम लोगों को बेहतर तरह से बता सकते हैं कि आपकी कौन सी ज़मीन है कौन सी नहीं। टाइटलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। अभी बहुत से लोगों की जो ज़मीन उनके नाम पे होती है लेकिन उनको मिलती नहीं है क्योंकि टाइटलिंग प्रॉपर नहीं है, टाइटल जो ठीक से ना नाम नहीं है। स्पेस मदद कर सकता है। इन्वायरमेंट में देखिए, हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी होती है। अगर प्रोजेक्ट लगाएंगे इन्वायरमेंट पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, स्पेस हेल्प करेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट हमने बात करी, बहुत से इसमें हमारे मिशन भी हैं। साइंस में देखें तो स्पेस डेब्री, दोस्तों स्पेस डेब्री क्या होती है कि अगर हमारे ऊपर सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स जैसे ग्रेजुअली टूट जाती हैं तो उनमें से जो मलबा है ना, मलबा है जो वो स्पेस में घूम रहा है। तो आपने शायद ग्रेविटी मूवी देखी हो अगर इंग्लिश, तो उसमें वही बात है कि स्पेस डेब्री से ही वो एकदम से वहां पर सभी के सभी सैटेलाइट को टूटना शुरू हो जाती हैं। तो क्या वो अच्छी केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं उसको। देन इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या हमें बहुत टाइम हो गया अब हमें कि बाहर की टेक्नोलॉजी पे ही हम अपनी सैटेलाइट चलाते हैं, क्या वक्त आ गया कि अपनी सैटेलाइट चलाएं, एंड किस तरह से हम बना रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो गेटिंग इट। तो इसी तरह से हम जो सिक्योरिटी में हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सवाल पूछा गया था, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉलिसी आई थी कि जो स्पेस में हमारी सैटेलाइट्स पड़ी हैं वो हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसको कोई चाइना गिरा दे एक्सेट्रा तो क्या हमारे पास पॉलिसी है उसकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की, है ना। तो एंड देन स्पेस की जो रेस चल रही है कि हमें स्पेस में पहले पहुंचना है, वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन भी लगाने हैं एक्सेट्रा। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हमारे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। GS4 में ग्लोबल कॉमन्स, दोस्तों ग्लोबल कॉमन्स वो चीज़ें हैं जो दुनिया में ऐसे नहीं है कि किसी का क्लेम है। क्या स्पेस पे किसी का क्लेम है? अंटार्कटिका किसी का क्लेम है? किसी का क्लेम नहीं है ना दोस्तों। एटमॉस्फेयर किसी का क्लेम है। तो इसीलिए अब क्या है कि ग्लोबल कॉमन्स हैं। तो ग्लोबल कॉमन्स के एथिक्स क्या होते हैं कि क्या सभी इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, सभी एक्सप्लॉइट करेंगे, किसी का कुछ नहीं बचेगा। तो इसी की एथिक्स पे हमें सवाल पूछे जा सकते हैं। देन दोस्तों एनिमल्स भेजे जाते हैं स्पेस में, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। हाँ, एनिमल्स पे जुड़े हुए सवाल यूपीएससी के थोड़े से फेवरेट भी हैं। तो हमसे पूछ सकते हैं कि क्या एथिकल डिलेमाज होते हैं, कि क्या क्या एथिकल डिलेमाज होते हैं अगर हमें एनिमल को स्पेस में भेजना है। तो लेकिन उससे ह्यूमन का बहुत फायदा होगा, लेकिन वो एनिमल के वापस आने का चांस नहीं है एक्सेट्रा। कुछ भी बनाकर ना आपको डिलेमा में डाल सकते हैं, आपको सवाल का आंसर ढूंढना होगा, ठीक है। तो ये गेटिंग इट। तो स्पेस एक टॉपिक था, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल्स के थ्रू दिखाने की ट्राई की कि हमें कैसे वेरियस हमारे सिलेबस में हमें वो टच करता है, ठीक है। तो आप जब भी कभी आप कोई टॉपिक पढ़ें उसको एक बार पूरे सिलेबस में थोड़ा घुमा के देखिए एंड अकॉर्डिंगली यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि काफ़ी स्कोप है, आपका आंसर बेटर होता रहेगा पहली बात तो, ठीक है। एंड देन सेकेंडली आपको डिफरेंट डायमेंशंस, पेपर में जाके आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, अरे ये क्या पूछ लिया मुझसे, ठीक है, क्योंकि आप पहले से इमेजिन ही ऐसे करना आपने शुरू कर दिया, ठीक है। जो इंसान पेपर में जाके घबराएगा नहीं दोस्तों वही बाजी मारेगा। ऑलराइट, ओके। देन दोस्तों GS 1 2 3 4 ऐसे हमने देखा। तो उसके बाद लेकिन हमें उसके पहले हमें प्रीलिम से गुजरना होगा। 2 पेपर होते हैं दोस्तों प्रीलिम्स के। GS का पेपर, GS के पेपर को में हम जैसे क्या हमसे 200 जो मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3। लेकिन अभी हम फाइनल वर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि यूपीएससी डिसाइड करेगा, यही चलता आ रहा है तो यही मान सकते हैं यही होगा, ठीक है। जिसमें हमसे हिस्ट्री पूछी जाती है, इकोनॉमी पूछी जाती है, ठीक है, ऑफ गेटिंग इट। तो करंट अफेयर्स तो चलो रहती हैं, हिस्ट्री है और उसके बाद हिस्ट्री हमें सारी ही पढ़नी पड़ती है, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट तो हमारी बहुत ही पौराणिक हिस्ट्री हो गई, जैसे मान लो 500 AD के पहले वाली, 500 AD से जब तक अंग्रेज आए तब तक हमारी मिडीवल कहलाती है, अंग्रेजों से बाद की हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। हमसे पूछ सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटी गवर्नेंस पूरी जाननी पड़ती है हमें, इकोनॉमी पूरी अच्छे से पढ़नी पड़ती है। तो गेटिंग इट, ये मेंस का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा कन्फाइन करना शुरू कर दें। सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे एथिक्स नहीं दिखता हमें, ठीक है। तो वो मेंस का जो एनालिटिकल एंगल है, एनालाइज करने का, वो थोड़ा कम हो जाता है। प्री में हमसे थोड़ा फैक्चुअल सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। जनरल साइंस एक्सेट्रा। एनवायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट के एग्जाम अभी इसके साथ ही पैरेलली होता है। तो फॉरेस्ट के एग्जाम पैरेलली होने के कारण यहाँ पे बहुत से सवाल एनवायरमेंट के पूछे जाते हैं। ये मेक और ब्रेक टाइप गेम बन जाती है एनवायरमेंट की, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान अच्छे से हमें देना होगा। एंड अदरवाइज अगर आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूब पे एक्सटेंसिव प्लेलिस्ट हैं इन सभी टॉपिक्स के दोस्तों। एंड दोस्तों मेंटरशिप बैच हमने चलाया था, उसमें हमने मेंस के टॉपिक भी डिस्कस कर दिए सारे, आप उसको भी देख सकते हैं जो हमारा। लेकिन जो अगर आप हमारे जैसे 2021 के हमारे पेड कोर्स का पार्ट है तो हम उसको साथ साथ में थोड़ा करंट अफेयर्स के साथ अपडेट कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को नई नई डिबेट्स आती रहेंगी, हमें नई तरह से एंगल्स को देखना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से उसको अपडेशन है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपका अच्छा
अच्छा, बहुत ही मजबूत बेस बन सकता है अगर आप सिर्फ इसको यूट्यूब पर ही देखकर अपने आप से लेट्स से अपडेट करना शुरू करते हैं वेरियस जो अखबारों से निकाल के एटसेट्रा। ऑलराइट, ओके देन दोस्तों, लेकिन यहाँ पे प्रीलिम्स के गेम में एक CSAT का नामक पेपर भी है, वही अगेन 200 मार्क्स का ही है, 80 सवाल आते हैं, 2.5 मार्क्स का पेपर होता है एक सवाल, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग। लेकिन इसमें अभी चक्कर क्या है कि आपको 1/3 33% मार्क्स ही लेने हैं, ठीक है। 200 का 33% अप्रॉक्सीमेटली 67 बैठता है, आपको मान लीजिए 70 मार्क्स ही लेने हैं। 70 मार्क्स के ऊपर चाहे आप 100 लें, चाहे 150 लें, चाहे 200 ही ले लें, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 70 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफाइंग। तो दैट मीन्स आपकी कट ऑफ किस पर डिसाइड होगी दोस्तों? कट ऑफ डिसाइड होगी जीएस के पेपर पे। जीएस के पेपर में अगर हम आ गए टॉप 10,000 में तो हमें मेंस की टिकट मिलेगी, अगर नहीं आए तो हमारा मेंस रह गया, ठीक है। तो लेकिन जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय है, वो समय दोस्तों कितना है? वो अप्रॉक्सीमेटली 110-120 दिन का रहता है। तो उसमें हम मेंस की बहुत एज नहीं ले सकते, हम लिखना चाहिए उसमें, हमें आइडियाज़ को और कॉन्सेप्ट्स को और थॉरो करना चाहिए। लेकिन मेंस की तैयारी इसलिए क्या होती है? प्री के पहले ही होती है, एंड इसीलिए हम मेंस के सिलेबस से ही शुरू करते हैं। मेंस का सिलेबस थोड़ा ब्रॉडर तरह से जानते हैं, चीज़ों को एनालिटिकली जानते हैं, थोड़ा डेप्थ में जानते हैं, ठीक है। एंड ग्रेजुअली जब थोड़ा कंटेंट आ जाएगा तो हम आंसर राइटिंग भी शुरू करेंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। आंसर राइटिंग हम जैसे अपने बैच में देखें अप्रॉक्सीमेटली सितंबर के आसपास शुरू हो जाएगी हमारी, मिड सितंबर में। एंड देन जो हमारे आखिरी 100-120 दिन होंगे जो प्री के पहले 3 से 4 महीने, तो वो हार्डकोर हम प्री को बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि फैक्ट्स हैं, बहुत सारे रट्टाफिकेशन टाइप हमें लगानी पड़ती है, चीज़ों को याद करना पड़ता है, अच्छा इस कॉन्सेप्ट में क्या है, उसमें क्या नहीं, ठीक है। तो आखिरी 100-125 दिन है वो प्रीलिम्स पे डेडिकेट हो जाएंगे टोटली, एंड उसमें हम MCQs और प्रीलिम्स रिलेटेड कॉन्टेंट ही जानते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं हमसे, तो बहुत चिंता उस तरह से हो जाती है। मेंस में एनालिटिकल सवाल पूछेंगे, गेटिंग इट? तो डिफरेंस है। तो आप अभी से जैसे अभी शुरू कर रहे हैं, अगर आप लेट्स से आप 1 साल टाइप दूर है, 1.25 साल दूर है, तो अभी प्री की टेंशन लेके नहीं चल सकते। अभी आपको टेंशन लेनी है मेंस की। मेंस ओरिएंटेड हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी है, गेटिंग इट? एंड देन फर्दर हमारे जो सेशंस हैं उसमें अखबार कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, उसकी बात भी होती जाएगी। ऑलराइट दोस्तों, तो बस यहीं पर ही, अगर आप हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं तो यहीं पर ही हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगर लेट्स से यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं तो आप हमारी जो वेरियस जो हमने कोर्स अनाउंसमेंट्स हैं उसके 2021 के, उसके बारे में यहाँ बात करना चाहूँगा मैं, ठीक है। मार्केटिंग का मटेरियल हम अंत में ही रखते हैं, क्योंकि किसी को अगर लेक्चर जो सुनना है वो पहले ही सुन ले और उसके बाद अपने आगे काम पर लग जाए, अगर मार्केटिंग नहीं सुननी। तो जैसे दोस्तों हमने प्री और मेंस का बैच हमने चालू किया, ठीक है, जिसमें हम अगेन शुरुआत करते हैं सारे के सारे हर रोज़ हम एक जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हर रोज़ का आपको शेड्यूल मिला हुआ है, ठीक है। पहले जो 6 दिन है, जो 6 डेज हैं, वो ओरिएंटेशन लेक्चर्स हैं। उसके बाद हम जो शुरू कर देंगे डे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, हर एक दिन आपका सिलेबस मिला हुआ है आपको। हर दिन हम एक नया GS उठाते जाएंगे। हमारा सबसे ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है दोस्तों, पूरा साल चलता है ये कोर्स, एंड इसमें हम मेंस की आंसर राइटिंग भी करते हैं दोस्तों। एंड इसमें ग्रेजुअली जैसे कंटेंट, पहले कंटेंट पे काम होगा 3 महीने, फिर देन मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे हम सितंबर के आसपास। एंड देन ग्रेजुअली जब हम मेंस के बाद आंसर राइटिंग खत्म होगी अराउंड फरवरी, अराउंड मार्च, हम जो फरवरी के आसपास हम शुरू कर देंगे अपने प्री का क्रैश कोर्स। ये भी इसमें शामिल होता है, जो प्री का क्रैश कोर्स, जिसमें बहुत सा कंटेंट हम ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हाँ कुछ अपडेशन आ जाते हैं थोड़ा प्री के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो वो प्री का क्रैश कोर्स एंड प्री की टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है। तो बहुत ज़्यादा हमने बड़ा प्रोडक्ट बनाने की ट्राई की है, एंड बहुत ही हम अभी फिलहाल जैसे आज अगर 18 मई को अगर आप इसको देख रहे हैं तो आज आखिरी दिन है इसको थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइसेस पे लेने का, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में भी अवेलेबल है। एसए का बैच भी चालू हो चुका है दोस्तों, 250 मार्क्स का रहता है ऐसे, जो इसको नज़रअंदाज करेगा, मैं बता रहा हूँ, अपने रैंक के साथ खेल रहा है। तो एसए की क्लासेस लेकिन पीसीएम बैच में शामिल हैं, ठीक है। पीसीएम बैच में एसए की क्लासेस हैं, लेकिन इवैल्यूएशन नहीं है। इवैल्यूएशन आपको एसए का अलग बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जैसे जहाँ पे आप इमेजिन कीजिए, जहाँ पूरा GS1 250 मार्क्स का, GS2 250 मार्क्स, 3 250 मार्क्स, 4 GS4 250 मार्क्स, वहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन है एसए में 250 मार्क्स के। तो इसीलिए अगर आप इस ग्रेविटी को और इस इंटेंसिटी को समझते हैं तो प्लीज़ आप मेरी बात मानकर एसए के बारे में थोड़ा और सीरियसली शुरू कीजिए, ठीक है। ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी दोनों ही जो अवेलेबल है, कॉम्बिनेशंस में पीसीएम भी विद एसए, विद ऑप्शनल, विद एसए एंड ऑप्शनल, एंड पीसीएम विद ऑप्शनल, ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन जो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप इनको जैसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्री की टेस्ट सीरीज भी सेपरेटली चलाते हैं, ठीक है। अगर आप उसको चाहते हैं सब ज्वाइन करना, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कुछ आपको sleepyclasses.com पर जाकर टारगेट 2021 बैच में मिल जाएगा। 18 मई 2020 आज आखिरी दिन है डिस्काउंट का हमारे GS बैचेस में। जो ऑप्शनल के बैचेस में चलेगा डिस्काउंट अभी 31 मई तक, लेकिन जो प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच में अगर आपको जो माइनर सा ही डिस्काउंट है अगर वो मिल रहा है तो स्लाइटली प्राइसेस अगर लो है तो फ़ायदा उठाइए, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो हमारे PCM, एसए, पॉल साइंस, सोशो जो भी कोर्सेज हैं हमारे, हर एक कोर्स
उसमें इवैल्यूएशन के साथ साथ कंटेंट तो है, ये इवैल्यूएशन भी है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम ऑफर करते हैं, ठीक है, बहुत ही सस्ते दामों पर। बाकी अगेन sleepyclasses.com पर जाकर टारगेट 2021 आप बटन में जाके देख सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी हमारे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं अगर आप, तो प्री क्योर में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, प्री मिक्स में हम हर रोज 5 सवाल डिस्कस करते हैं, एंड हम मैड हमारी पूरी रेपोजिटरी है। मेंस के पहले हम इसमें हर रोज मेंस का सवाल डिस्कस करना शुरू करते हैं ताकि बच्चों की थोड़े मेंस की और अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है, यूट्यूब पर भी। बाकी हमारी जो PDF sleepyclasses.com में डाउनलोड सेक्शन में हम लगा देते हैं, टेलीग्राम चैनल में रेगुलरली शेयर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सिलेबस को सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस को सिर्फ जानिए नहीं, उसको अप्लाई कीजिए। बहुत ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है, लेकिन आराम से कर सकते हैं आप, धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि आपको सिलेबस तो चलो पूरा याद हो ही गया, लेकिन सिलेबस को अप्लाई करना भी आ गया, करंट अफेयर्स को अप्लाई करना आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।